नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल उत्तराखंड में ग्रुप सी की भर्तियां आई है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। तो आज हमारा हिस्ट्री का टॉपिक होगा और आधुनिक भारत हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया से होगा और हमारे टॉपिक का जो नाम है वो होगा नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक है इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं, आजकल ट्रेंड में है, तो इसीलिए हम इसे लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के 1947 की घटनाओं को इसमें पढ़ा जाएगा और इसको हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे पहले कि जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे उनकी क्या उपलब्धियां थी, कांग्रेस का किस प्रकार से विभाजन हुआ, क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे शुरू होते हैं वो 1885 से शुरू होते हैं, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो हम अगर बात करें कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है वो 1885 से शुरू होता है। तो अब आपको पता है कि 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि इस समय एक राजनीतिक दल बना था जिसका नाम कांग्रेस रखा गया। दाराभाई नौरोजी के सुझाव पर इस दल का नाम कांग्रेस रखा गया था। अब आपका क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जो कांग्रेस है इसका प्रथम अधिवेशन, जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था, वो प्रथम अधिवेशन किस तारीख को हुआ था। तो ये कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इस अधिवेशन ने पूना में होना था, लेकिन उस समय पूना में प्लेग की महामारी चल रही थी और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यह अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था और मुंबई में भी कहाँ पर हुआ था, तो ग्वालियर टैंक मैदान के परिसर के अंतर्गत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में ये अधिवेशन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि जिनको आप शॉर्ट में WC बनर्जी भी कह सकते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अब हम इसमें कांग्रेस के जो आपके अधिवेशन है, ईयरली अधिवेशन, उनको हम स्पेशली अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि कांग्रेस जब स्थापित हुआ था तो उस समय भारत के वाइसराय कौन थे। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वाइसराय थे, तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की स्थापना के समय जो वाइसराय थे भारत के वो कौन थे। तो उस समय वाइसराय जो थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब जैसे कि आपको पता है कि लॉर्ड डफरिन का जो टाइम पीरियड था वो 1884 से लेकर के 1888 तक था और इन्हीं के शासनकाल में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना भी एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, रिटायर्ड जज थे, रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे जिनका नाम था WC बनर्जी। तो कांग्रेस के जो संस्थापक थे इनका नाम था, WC बनर्जी नहीं थे, WC बनर्जी तो इसके पहले अध्यक्ष थे और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था A.O. ह्यूम, यानी कि इनका पूरा नाम एलिन ऑक्टेवियन ह्यूम था। एलिन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था और इनको शिमला बहुत अधिक पसंद था, तो इसीलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से A.O. ह्यूम को जाना जाता है।
और इन्हीं के प्रयास के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये कांग्रेस के पहले क्या थे, कांग्रेस के ये संस्थापक थे और इनको कांग्रेस के अंदर महासचिव का पद मिला था और जब तक कांग्रेस का विभाजन नहीं होता है तब तक ये कांग्रेस के महासचिव थे, यानी कि 1907 तक ये कांग्रेस के महासचिव थे। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि कांग्रेस के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी। तो ये विचारधाराएं क्या क्या थी जरा देखते हैं। जो कांग्रेस थे, कांग्रेस के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं थी। तो एक तो जो था नरमपंथी विचारधारा के लोग इस कांग्रेस के अंदर थे, नरमपंथी, यानी कि जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है मॉडरेट्स। मॉडरेट्स ने इंग्लिश में कहा जाता है, ये नरमपंथी विचारधारा के लोग थे। तो नरमपंथियों का यह मानना था कि ब्रिटिश सरकार के साथ संवैधानिक तरीके से आज़ादी प्राप्त की जा सकती है, यानी कि यह संवैधानिक तरीक़ों पर विश्वास करते थे। जबकि एक और विचारधारा थी जो गरमपंथी कहलाती थी या उग्रवादी विचारधारा कहलाती थी और इसे को इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था। तो एक्सट्रीमिस्ट का यह मानना था कि अंग्रेज़ों के साथ में किसी भी प्रकार की संवैधानिक नीति नहीं चलाई जा सकती, बल्कि क्रांतिकारी तरीके से आज़ादी हासिल की जा सकती है। तो इनके विचारों में मतभेद था और यह मतभेद जो है प्रकट कब हुआ, यह मतभेद 1907 में प्रकट हुआ, यानी कि 1907 में कांग्रेस का क्या हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो इसका विभाजन क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, राजनीतिक कारण, व्यक्तिगत स्तर पे क्या कारण थे, वो आगे बताते हैं। तो पहले आप ये समझे कि कांग्रेस के अंदर दो तरह की विचारधारा चल रही थी, एक थी नरमपंथी, दूसरी थी गरमपंथी। अब ये जो नरमपंथी दल के नेता थे, इसमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है इस नरम दल के नेता में प्रमुख थे। इसके अलावा इसमें प्रमुख थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नरमवादी विचारधारा के समर्थक थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी यही थे। इसके अलावा इसमें मदन मोहन मालवीय थे, महामना मदन मोहन मालवीय। और इसमें एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता थे और इन लोगों की जो विचारधारा थी वो ये थी कि हम नियम कानूनों के तहत, संवैधानिक तरीक़ों के तहत आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि गरमपंथी विचारधारा के लोग ऐसा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि क्रांतिकारी तरीके से हम क्रांतिकारी विचारों से हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। तो गरमपंथी विचारधारा में चार प्रमुख थे जिनका नाम था बाल, लाल, पाल एंड घोष। बाल, लाल, पाल और घोष। तो बाल से बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक गरमपंथी विचारधारा के नेता थे और क्रांतिकारी के पक्ष में थे, क्रांतिकारी तरीक़ों के पक्षधर थे। दूसरे थे लाला लाजपत राय, जिनका साइमन कमीशन के दौरान विरोध करने के कारण मृत्यु हो गई लाहौर में। तीसरे थे बिपिन चंद्र पाल और चौथे थे अरविंद घोष। ये गरम दल के नेता थे। अब देखिए आगे हम बात करें कि नरमपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपनी मांगे प्रार्थना पत्र के माध्यम से रखते थे और अगर ब्रिटिश सरकार उनके प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार विमर्श नहीं करते थे तो इसके बाद उसी प्रार्थना पत्र का स्मरण दिलाने के लिए ये स्मरण पत्र रखते थे। तो प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र के द्वारा ये जो है अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखते थे, जिसे अनुनय विनय की नीति कहा जाता है। और इनकी जो ये कार्यशैली थी, इस कार्यशैली का गरमपंथी विचारधारा के लोग बहुत मजाक उड़ाया करते थे।
यानी कि गर्मपंथी विचारधारा के लोग नरमपंथी विचारधारा के लोगों की कार्यशैली को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। तो यहाँ पर एक शब्द आता है राजनीतिक भिक्षावृत्ति, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। तो क्या थी ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी? पॉलिटिकल मेंडिकेंसी ये थी कि भाई नरमपंथी विचारधारा के जो नेता थे वो अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के सम्मुख बहुत ही पोलाइटली रखते थे, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, स्मरण पत्रों के माध्यम से। और गर्मपंथी विचारधारा के ये लोग जो थे वो नरमपंथी विचारधाराओं की उस पॉलिसी का, अनुनय विनय की पॉलिसी का मजाक उड़ाया करते थे और उसी को वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। अब जो गरम दल के नेता थे अरविंद घोष ने नरम दल के नेताओं के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की कटु आलोचना की थी। तो पुस्तक का नाम जो था वो था द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इस शीर्षक से नरमपंथी विचारधारा की आलोचना किसने की है? तो वो अरविंद घोष ने की है। अब हम आगे की बात करें कि भाई 1905 में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके कारण भारत के अंदर एक राजनीतिक माहौल पैदा होता है। तो आइए बात करें 1905 की घटना का। 1905 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। जी हाँ, बंगाल का विभाजन जो है वर्ष 1905 ईस्वी में होता है। तो ये जो बंगाल का विभाजन जब होता है तो एक राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही ज़्यादा उग्रता रूप ले लेता है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? तो वाइसराय यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख था वाइसराय, वो था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड 1899 से लेकर के 1905 तक है, और ये अपने जाते जाते बंगाल को दो भागों में बांट देता है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि बंगाल का विभाजन हो रहा है और इससे राष्ट्रीय आंदोलन कैसे में डिप्रेस्ड होंगे? तो देखिए, ये बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाका था। इस बंगाल वाले इलाके में जो है आज के वर्तमान बांग्लादेश इसके अंतर्गत आता था। इसी के अंतर्गत जो है उड़ीसा का क्षेत्र भी आता था। इसी के अंतर्गत बिहार, झारखंड ये क्षेत्र आते थे, और इसी के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र भी आता था। ये अपने आप में बहुत बड़ा एरिया था। और ये जो बंगाल पूरे के पूरे क्षेत्र को बंगाल कहा जाता था। तो बंगाल की जो राजधानी थी वो राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता राजधानी बनाई थी। अब आप ध्यान से समझेंगे तो देश के जितने भी क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मोर्चा चलाते थे, वे सभी क्रांतिकारी देशभक्त कलकत्ता में एकजुट होते थे। और अब ब्रिटिश सरकार ने इसका उपाय यही सोचा कि अगर कलकत्ता को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में क्रांतिकारी आंदोलनों को समाप्त किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के भाई क्रांतिकारी आंदोलनों को समाप्त करने के उद्देश्य से, क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से, इसको समाप्त करने के उद्देश्य से, जी हाँ, इसको समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने यह बात सार्वजनिक नहीं की कि मैंने क्रांतिकारी आंदोलनों को समाप्त करने के लिए बंगाल का विभाजन करवाया। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने मीडिया को क्या बताया? लॉर्ड कर्जन ने यह बताया कि प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल को बांटा जा रहा है, प्रशासनिक असुविधा।
तो उसने ये कहा कि भाई इतने बड़े एरिया को एक गवर्नर जनरल नहीं चला सकता, इसीलिए प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न हो रही है। इसी असुविधा को ख़त्म करने के लिए हम बंगाल को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, लेकिन जबकि उसका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी आंदोलनों को समाप्त करना, ब्रिटिश विरोधी विचारधारा को समाप्त करना। तो अब बात करें कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई वो घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई। बंगाल विभाजन की घोषणा जब कर दी गई तो उसके बाद 7 अगस्त 1905 की अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में कांग्रेस की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। तो कांग्रेस की आपातकालीन बैठक हुई और इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए ये हम आगे देखेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दी गई और अब जो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन आखिर हो ही गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और आज भी इस विभाजन के कारण शोक दिवस पश्चिमी बंगाल के लोग 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो अब इस लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो ये कहलाया पूर्वी बंगाल और ये कहलाया पश्चिमी बंगाल। और अब आपको पता ही है कि भाई ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी डिवाइडेड एंड रूल, यानी कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाना और उस झगड़े पर राजनीति करना इनका प्रमुख कार्य था। डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी थी। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? लॉर्ड कर्जन ने बहुत ही सोच समझकर पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाया, यानी कि इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी में रखे गए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इसको बनाया गया। और यहाँ पे जो है माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक में कौन थे? अल्पसंख्यक में हिंदू लोग थे, हिंदू यहाँ पे अल्पसंख्यक थे। और इसके विपरीत पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करें तो ये हिंदू मेजॉरिटी क्षेत्र था, हिंदू इसमें बहुसंख्यक में थे और इसमें मुस्लिम जो थे मुस्लिम वो अल्पसंख्यक में थे। तो इस कारण उसने मतलब यह दिमाग लगाया कि पूर्वी बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम झगड़े होंगे, क्योंकि अल्पसंख्यकों का शोषण बहुसंख्यक करेंगे और पश्चिमी बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम झगड़े आसानी से होंगे और ये लोग अपने आपसी झगड़ों में उलझे रहेंगे और हम अंग्रेज़ लोग भारत में लंबे समय तक शासन करेंगे। तो उसने ये पूरी स्कीम बनाई और स्कीम बनाने के बाद 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन प्रभावी कर दिया। अब चूँकि उसने ऐसा नहीं कहा कि क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त करने के लिए मैंने बंगाल को बांटा है, उसने प्रशासनिक असुविधा उसका कारण बताया। तो इसीलिए वो क्या करेगा? इसीलिए वो दोनों जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर रखेगा। तो पश्चिमी बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया वो बनाया गया एंड्रयू फ्रेजर को। एंड्रयू फ्रेजर नामक अंग्रेज़ अधिकारी को पश्चिमी बंगाल का एलजी बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। और अगर पूर्वी बंगाल की बात करें तो पूर्वी बंगाल का जो एलजी बनाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर वो बनाया गया ब्रूमफील्ड को। सर जॉर्ज ब्रूमफील्ड को उसने पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया और अंततः 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भाई दोनों क्षेत्रों पे हिंदू मुस्लिम लोग आपस में रक्षाबंधन मनाएं और अपने आप को भाई भाई समझें, जिससे आप लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल क्षेत्र में रक्षाबंधन मनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और अब 7 अगस्त की बात करें कि 7 अगस्त को क्या हुआ था, तो इसकी बात करते हैं।
तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई और लॉर्ड कर्जन के इस निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को, ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, 7 अगस्त 1905 को कांग्रेस की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और ये आपातकालीन बैठक कहाँ पे बुलाई गई? ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई कलकत्ता के टाउन हॉलशिप में, कलकत्ता के टाउन हॉलशिप में बुलाई गई। तो यहाँ पे कांग्रेसी नेताओं ने आपस में यह विचार विमर्श किया कि भाई कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी बंगाल विभाजन प्रभावी नहीं हुआ। तो कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भाई अगर कालांतर में कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद अगर बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है तो हम भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। तो यहाँ पे 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाने की रूपरेखा रखी गई। स्वदेशी आंदोलन का प्रारूप यहाँ पर रखा गया और स्वदेशी आंदोलन चलेगा अगर बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि भाई 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। तो जैसे बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ तो उसके अगले वर्ष यानी कि अक्टूबर में बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया और अब 1905 जनवरी से 1906 से स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रोजेक्ट 1905 में रखा गया और ये स्वदेशी आंदोलन 1906 में प्रारंभ हो गया। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो अब आपका ये क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ 1906 में बंगाल विभाजन के विरोध में। अब इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? आंदोलन का उद्देश्य यही है कि भाई स्वदेश निर्मित वस्तुओं का क्या करना, अधिक से अधिक प्रयोग करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना और ब्रिटेन के बाज़ार में भारत के बाज़ार में जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का बाइकआउट करना। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बिल्कुल बाइकआउट किया गया। विदेशी वस्तुओं का जिसमें कपड़े और डेली यूज़ के प्रोडक्ट थे उनका बहिष्कार किया गया। और जो है इस आंदोलन के तहत विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई, उनको आग के हवाले किया गया। तो इनका उद्देश्य ये था कि भाई ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल एरिया को नुकसान पहुंचाना। ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल एरिया अभी तक भारत के बाज़ारों से धन कमा रहे थे, अब वो धन नहीं कमा पाएंगे। तो ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चला। अब याद रखेंगे यहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई, लेकिन हम उसको इसके अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके उसको क्लियर करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन चल पड़ा। अब ये आंदोलन कैसे चलाए जाए? ये आंदोलन कैसे चलाया जाए? क्योंकि इस आंदोलन को 2 विचारधाराएं चला रही थी। एक वही जो क्रांतिकारी के पक्ष में थे गरम दल के नेता, और एक वे जो शांतिपूर्ण विरोध के पक्ष में थे नरम दल के नेता। तो अब इसके बाद स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों में अंतर होने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो आगे देखिए, आगे बात करें हम इसके बाद स्वदेशी आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो इसी आंदोलन के दौरान कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का विभाजन जो है वो हुआ 1907 में, और इस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था। अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ कांग्रेस का, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया सूरत में, और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो विभाजन का एक कारण यह था कि स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों में अंतर, स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों में अंतर, यानी कि एक क्रांतिकारी तरीके से इस आंदोलन को चला रहा था और दूसरा शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाने के पक्ष में था।
दूसरा कारण ये था कि भाई जो नरम दल के नेता थे वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और गरम दल के नेता चाहते थे कि इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने। तो इस कारण इस कांग्रेस में स्पष्ट विभाजन हो गया। तो कांग्रेस दो दलों में बट गया, गरम दल और नरम दल। और ये जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था ये सूरत में हुआ था। तो सूरत का जो अधिवेशन था वो याद रखेंगे, वो 23वें नंबर का अधिवेशन था, वो 23वां अधिवेशन था। इसके बाद हाँ, तो ये 23वें नंबर का अधिवेशन था। और इसके बाद आगे हम बात करें कि जब भारत के बाज़ारों में विदेशी वस्तुओं का बाइकआउट हुआ तो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ही अत्यधिक नुकसान हुआ। और अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आना चाहते थे और भारत की जनता से मिलना चाहते थे। तो इंग्लैंड के जो सम्राट थे, इंग्लैंड के सम्राट जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, वे भारत आए और उनके आगमन में दिल्ली दरबार लगाया गया। लेकिन ये तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था। देखिए दोस्तों, हम सारी घटनाओं को एक एक क्रम में पढ़ेंगे क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1909 का मोर्लेमेंटो सुधार अधिनियम भी है, लेकिन उसे हम एक साथ पढ़ेंगे बाद में। तो जो बहुत सारी चीज़ें आपस में उलझी हुई है उन चीज़ों को एक साथ नहीं उलझाएंगे, धीरे धीरे करके उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम केवल इसी घटना के विषय में पढ़ रहे हैं। तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम जो है वो भारत आए, तो उनके आगमन में लगाया गया तृतीय दिल्ली दरबार। तो तृतीय दिल्ली दरबार की हम बात करते हैं। तो तृतीय दिल्ली दरबार लगाया गया। तो ये तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लगा था और उस समय भारत के वाइसराय जो थे वो थे हार्डिंग द्वितीय। यानी कि कर्जन के बाद, कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन मिंटो के समय से शुरू हो गया था और ये आंदोलन अभी भी हार्डिंग द्वितीय के समय तक चल रहा है। तो इस समय वाइसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और ये हार्डिंग द्वितीय जो है इन्होंने दिल्ली दरबार लगाया इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर। तो जॉर्ज पंचम के भारत आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत के लोग जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे तो इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो उसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए, उसी आर्थिक नुकसान को ख़त्म करने के लिए वो भारत में आना चाहता है। अब देखें कि वो यहाँ पर आकर के क्या घोषणाएं करते हैं। तो याद रखेंगे तृतीय दिल्ली दरबार के जो मुख्य अतिथि थे, ये मुख्य अतिथि जो थे नंबर 1 जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के सम्राट और उनकी महारानी मैरी क्वीन। तो ये भारत आए 1911 में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही सूझबूझ तरीके से सूझबूझ तरीके से स्वदेशी आंदोलन को समाप्त करवा दिया। तो इन्होंने यहाँ पे 2 घोषणाएं की, दिल्ली दरबार में 2 घोषणाएं की। नंबर 1, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। तो इन्होंने बंगाल विभाजन के रद्द की घोषणा की। तो अब आपका क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, यानी कि बंगाल का एकीकरण कब हुआ? 1911 में। दूसरा, इन्होंने घोषणा की कि अब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी होगी। तो कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी होगी, ये भी घोषित कर दी। तो याद रखेंगे दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में घोषित हुई, जबकि आधिकारिक रूप से 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और इस तरह से इन्होंने भारत में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस मुद्दे को समाप्त करवा दिया। लेकिन ये जो घोषणाएं इन्होंने की, इस घोषणाओं से इन्हीं का अधिक फायदा हो रहा था। अब आगे बात करें, ये जॉर्ज पंचम जो है वहाँ जाते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनको चीफ गेस्ट बनाया जाता है। तो इन्हीं के सम्मान में क्या किया जाता है? राष्ट्रगान गाया जाता है। तो ये हम एक साथ कांग्रेस के अधिवेशन हम एक साथ पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि किस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था और किस वर्ष वो अधिवेशन हुआ था और उसकी खासियत क्या थी।
तो इसीलिए इस सेक्टर को हम यहाँ पर नहीं लेंगे कि वो कलकत्ता अधिवेशन में गए थे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है, यह प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? तो ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक ये चलता है। और अब ये प्रथम विश्व युद्ध जो होता है, इसके प्रारंभ में भारत के जो वाइसराय होते हैं, प्रारंभ में जो वाइसराय होता है वो होता है हार्डिंग द्वितीय, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में वर्ल्ड वार शुरू होता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और हार्डिंग द्वितीय के बाद जब विश्व युद्ध का अंत होता है तो अंत में वाइसराय जो थे, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। अब हम बात करें हार्डिंग द्वितीय का जो टाइम पीरियड था वो था 1911 से लेकर के 1916 तक। और इसका जो टाइम पीरियड था, हाँ जी यहाँ पे 10 लिख लेंगे, सॉरी, 1910 से 1916 तक, और ये 1916 से लेकर के 1921 तक। तो आप समझ सकते हैं कि 1914 इसके टाइम पीरियड के बीच में आ रहा है, तो विश्व युद्ध के प्रारंभ में भारत के वाइसराय ये थे, और 18 इसके टाइम पीरियड के में आ रहा है, तो ये अंत में वाइसराय थे। अब इसी दौर को गांधी युग भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। और जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, वो राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ये नरम दल के साथ में जुड़े। गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष भारत भ्रमण का वो दिया, आश्वासन दिया, भारत भ्रमण का वो दिया, निर्देश दिया, और कहा कि आप भारत भ्रमण करें और भारतीयों की स्थिति को जानें और तब राजनीति में प्रवेश करें। तो जब महात्मा गांधी भारत में प्रसिद्ध हो गए तो महात्मा गांधी के साथ ब्रिटिश सरकार ने एक डीलिंग करनी चाहिए, और ब्रिटिश सरकार ने इनसे कहा कि भाई आप हमें वर्ल्ड वार में सपोर्ट करें। और तब महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल होने का आह्वान किया, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद गांधी जी को रिक्रूटिंग सार्जेंट की उपाधि दी गई। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय रिक्रूटिंग सार्जेंट की जो उपाधि दी गई, वो सार्जेंट की उपाधि किसको दी गई? महात्मा गांधी को। और अब इस दौर को गांधी युग कहा जाता है। तो गांधी युग के अंतर्गत हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम आगे टॉपिक में गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह में 3 कठिया प्रथा का अंत करवाते हैं, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन में मजदूरों का वेतन बढ़वाते हैं, खेड़ा सत्याग्रह में भाग लेते हैं, असहयोग आंदोलन चलाते हैं, और गांधी जी की क्या भूमिका रहेगी राष्ट्रीय आंदोलन में, उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और याद रखिए ये वीडियो ख़ास तौर पे इसलिए बनाया जा रहा है कि उत्तराखंड में आजकल जो भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।